Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is lecture number 3rd for current electricity class 10th. है ना, इलेक्ट्रिसिटी का ये थर्ड पार्ट है और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ को। और उन सभी स्टूडेंट्स से एक बात को पूरे दिल से कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको लिख के देना चाहूंगा कि यूट्यूब पर सर्च करना है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 बाय अभिषेक साहू। तो आपको जो वीडियोस मिलेंगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी एक फील्ड तैयार कर देंगी। और मैं पूरा वादा आपसे करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में पूरा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। आपके अंदर इस चैप्टर में कुछ कमियां हो सकती हैं, आप उन कमियों को जरूर पूरा करना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। इसके साथ साथ आने वाले लेक्चर्स के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो अब हम करेंगे 1-2 दिन के बाद न्यूमेरिकल्स को। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगर किसी भी स्टूडेंट से नहीं बनते हैं तो मैं लिख के देता हूं मेरी सभी वीडियोस को रेगुलर देखने वाले स्टूडेंट्स को कि मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल आपके दिमाग में बिठा करके रहूंगा। आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपकी लेता हूं। ठीक है ना, तो आप हेडिंग बना दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हेडिंग बनाओ। हम इसको 1 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कम से कम जितना हो सकेगा उतना डिस्क्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ज्यादा बातें समझ में आ पाए। ठीक है ना, चलिए तो देखो ओम्स लॉ हेडिंग बनाओ। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ओम्स लॉ क्या होता है। और मैं थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ, आपको छोटा बेस पता है और आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो तो ओम्स लॉ क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। वो जानना चाहते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब वो अपनी लैब में बैठे हुए थे, जब वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में एक बैटरी को कनेक्ट किया। एक कंडक्टर में बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और स्विच को एकदम मतलब बोल दिया जाए कि सर्किट को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। तो जब कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो फिर उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाएगा। मैं आपसे अगर कहूं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, तो क्या बोलोगे, जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बन गया। ठीक है ना, तो ये बताओ मुझे बैटरी क्या देती है, क्या बैटरी करंट बनाती है, मतलब बैटरी क्या सप्लाई करती है। तो हमेशा बोलना बैटरी तो सिर्फ एनर्जी देती है। चार्जेस तो इस कंडक्टर के पास ऑलरेडी होते हैं, बस उन चार्जेस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि एक फिक्स डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। ठीक है ना, तो हमने बैटरी कनेक्ट की। इस बैटरी ने जो है ना, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी दे पाएगी। तो जो ओम थे वो ये जानना चाहते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात कि जैसे ही उन्होंने एक काम किया कि पहले उन्होंने एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाई। क्या किया है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई। 10 वोल्ट की बैटरी लगाने से उन्होंने पाया कि उस कंडक्टर के अंदर जो है 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कैसे पता पड़ा 2 एम्पियर, तो उन्होंने एक एमीटर यहां लगा दिया। क्या लगा दिया, उन्होंने एक एमीटर लगा दिया। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं एमीटर। ठीक है ना, चलिए तो देखो उन्होंने एक एमीटर लगाया जिससे 2 एम्पियर करंट मेजर होगा। 10 वोल्ट की एक बैटरी ली जिससे पता पड़ जाए कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने एक टेबल बनाई, V और I यहां पे लिखा। उन्होंने कुछ जो बातें नोटिस करते गए उसको इस टेबल में लिखते गए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इस कंडक्टर के अंदर जो है ना 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। उसके बाद उन्होंने 10 वोल्ट की बैटरी को हटा के 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो देखा कि 20 वोल्ट की बैटरी लगाने से 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। इसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने जो है ना 80 वोल्ट की बैटरी लगाई। कितने की, इन दोनों बैटरी को हटा के 80 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उन्होंने देखा कि करंट जो है 16 एम्पियर का फ्लो होता है। और इस तरह से उन्होंने काफी सारे और अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखे। उन्होंने जो नोटिस किया उसको यहाँ पर लिखते चले गए। जब उन्होंने पढ़ा कि भाई 10 वोल्ट था, करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, 20 वोल्ट पे करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने इसको डबल किया तो करंट भी डबल हो गया। वोल्टेज को 4 टाइम्स किया तो करंट भी 4 टाइम्स हो गया।
तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप वोल्टेज में चेंज कर रहे हो ठीक वैसा ही चेंज करंट में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज आपस में एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को, अब ये पूरी बात नहीं है, सुनो, इसी स्टेटमेंट को कैसे लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होता है ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के अक्रॉस, उस कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है ना, वैसे हमें इसको इस तरह से लिखना चाहिए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, लेकिन हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, और यही आपको हमेशा हर जगह, हर किताब में, हर बुक में आपको यही लिखा मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो देखो इसके बाद आगे की बात सुनो, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोवाइडेड दैट मतलब एक शर्त है, ये रिजल्ट आपको केवल जब मिलेगा जब फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि लेंथ, ये चेंज ना हो। ये कौन सी बात हुई, तो ये सिंपल सी बात हुई, जैसे मान लो उन्होंने देखा कि चलो ये इसको मैं डबल कर रहा हूं, ये भी डबल हो जा रहा है, इसको डबल कर रहा हूं, ये भी डबल हो जा रहा है। लेकिन उन्होंने जैसे मान लो उन्होंने देखा कि मैंने 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो सुबह 6 बजे जो करंट है वो उनको मिल रहा है कितना, 6 AM पर करंट मिल रहा है आपका 4 एम्पियर। लेकिन जब सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें जो करंट है वो 3.9 एम्पियर ही मिलता है। कितने बजे, दोपहर को 12 बजे। जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया तो 20 वोल्ट अप्लाई करने पे उनको अब करंट 3.5 एम्पियर ही मिला। बोला ये क्या हो गया, क्या अब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? बोला है, लेकिन सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, दोपहर को 3 बजे क्या चीज बदल रही है? बोला बदल रहा है टेम्परेचर। क्या बदल रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है हल्की सी, बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में लेंथ भी अफेक्ट होती है नहीं होती? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, धूप में कोई भी चीज को रख दोगे तो वो चीज अब एलोंगेट हो जाती है, हल्की से क्या हो जाती है? एलोंगेट हो जाती है। तो लेंथ को बढ़ाने से करंट की क्वांटिटी में भी फर्क पड़ता है। ठीक है ना, कैसे पड़ता है अभी समझाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो मैं आपको बताऊं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, जो आयंस होंगे, इनमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या? थर्मल एनर्जी देना। ठीक है, तो जब उनके पास एनर्जी पहुंचेगी तो वाइब्रेशन करने लगेंगे, ये वाइब्रेशन करने लगेंगे। करंट का मतलब क्या कि चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। अब मान लो ये वाला जो चार्ज है वो यहां से यहां जाना चाहता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ने से ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो क्या ये आराम से यहां तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, इसको मुश्किल होगी। क्या होगी? इसको मुश्किल होगी, इसको परेशानी होगी, जिसके कारण से जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, सुबह 6 बजे टेम्परेचर कम था, दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो करंट कम हो गया। टेम्परेचर बढ़ा, करंट कम हुआ। टेम्परेचर बढ़ने से ये ऐसे ऐसे हिलने लगे तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम हुई। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या बढ़ जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने से मुश्किल, दैट मींस टेम्परेचर बढ़ाने से परेशानी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी बढ़ेगी तो क्या कम हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। इसको नोट करना, इस परेशानी को हम कुछ बोलते हैं। बोला क्या बोलते हो? तो याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाने से परेशानी बढ़ी ना, तो इसी परेशानी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी? रेजिस्टेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट कम। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमेशा बोलना रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं रुकावट, बाधा, परेशानी। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इन चार्जेस के पास एनर्जी आ गई, जिसके कारण से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगे, ऐसे ऐसे हिलने लगे। तो जो चार्ज यहां से यहां जाना चाहता है, जो करंट यहां से यहां जाना चाहता है, वो अब आपस में
पहले टकराएगा, क्योंकि ये हिल रहे हैं ना, तो इसको आपस में कोलिजन करने पड़ेंगे, टकराना पड़ेगा, और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें टर्बुलेंस बढ़ जाएगी, हलचल बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगा, इसका मतलब परेशानी बढ़ जाएगी। परेशानी बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। तो समझ गए? तो दोपहर में टेम्परेचर कुछ था, सुबह टेम्परेचर कुछ था, रात को टेम्परेचर कुछ और था। समझ गए? तो टेम्परेचर अगर बदलेगा तो फिर करंट की वैल्यू भी बदलती है। तो क्या बोला कि ओम्स लॉ केवल जब एप्लीकेबल है जब आप जो है हर बार एक्सपेरिमेंट करो और टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ना बदले। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में भी बताते हैं अभी आपको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ पे मैंने लिखा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके मैं एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि है मेरा आर। क्या है? आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है? आर इंटू आई, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कोई एक नया टर्म मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है? तो R इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं मैं, R इज इक्वल, ये देखो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है? इसी चीज को हम ऐसे भी याद कर लेते हैं, B इज इक्वल टू आई आर। क्या बोल देते हैं? B इज इक्वल टू आई आर, ठीक है? B इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? तो देखो इसके बाद R इज इक्वल टू आपसे कहा जाए क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे R इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन आई, जो कि क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे R इज व्हाट, R इज रेजिस्टेंस। और आपको रेजिस्टेंस अब पता पड़ी गई, ठीक है? तो क्या बोलना है आपको कि पूछा जाएगा आपसे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस द ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना? चार्जेस के रास्ते में आने वाले रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? नाउ वी कम टू अनदर पॉइंट, दैट इज रेजिस्टेंस को अब हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है ना? तो आप इतनी बात को नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कमेंट करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। करोगे? बोला नहीं करेंगे सर। करेंगे तो हमारी, जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों की शिकायत होती है, बोला सर आपकी वीडियो सर्च में नहीं आ रही है। सर्च में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रही है कि आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का थोड़ा साथ हमें कम मिल पा रहा है, ठीक है ना? जितना पॉसिबल है उतना वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि ये वीडियोस उन तक भी पहुंच पाए और वीडियोस धीरे धीरे सर्च रिजल्ट में आने लगे। क्लियर है? चलिए, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन चलिए मान लो मेरे पास जो है ना ये कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है? अब इसमें चार्जेस को फ्लो होना है, इसमें चार्जेस को फ्लो होना है, ये चार्जेस को फ्लो होना है, ये इसके अंदर चार्जेस हैं। जब करंट फ्लो होता है तो इन चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता है, ठीक है? मान लो इसको A से B तक जाना है, कहां से जाना है, A से लेके B तक, ठीक है? अब देखो जब ये चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो हम बोलता हूं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस को हम समझ रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है? अब मैंने एक काम किया कि इसी वायर को पकड़ के खींच दिया, ठीक है? जब मैं इस वायर को पकड़ के खींचूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब इसी वायर को पकड़ के जब मैंने खींचा तो ऐसा हो गया। और जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो इसके जो चार्जेस हैं इसके अंदर, ये पास में आ जाएंगे, ये पास में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूं कि जब ये चार्ज यहां से यहां जाना चाह रहा था तो इसके रास्ते में कुछ रुकावट आएगी, ये बात पक्का है। जब ये यहां से आ जाएगा तो इनमें आपस में कोलिजन होगा, तो इसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कुछ रेजिस्टेंस आएगी। तो हमने कहा ये रेजिस्टेंस आई 10 ओम, कितनी आ गई, 10 ओम। क्लियर है? ये क्या है, ये साइन है ओम का, ये किसका साइन है, ओम। ओम क्या है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे करंट की यूनिट एम्पियर होती है, वैसे ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है ना? ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, ठीक है ना? अब देखो मैंने कहा कि जब हमारा कंडक्टर ऐसा था तो रेजिस्टेंस चीज की 10 ओम। अब मुझे जरा सोच के बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। जब मैं इस कंडक्टर को पकड़ के खींच दिया, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, लेंथ को। तो ध्यान से देखो कि अब इस चार्ज को पहले यहां से आता जाना था, अब इस चार्ज को यहां से लेके इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो ये बताओ पहले ज्यादा रुकावट थी या अब इसके रास्ते में ज्यादा रुकावट आएगी? क्या बोलोगे? अब ज्यादा रुकावट आएगी ना। तो हमने कहा कि भाई अब इसके रास्ते की रुकावट बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 50 ओम।
क्लियर है? तो अब जरा आप मुझे ये बताओ कि जैसे ही आपने लेंथ को बढ़ाया रेजिस्टेंस क्या हो गई? तो बोला रेजिस्टेंस बढ़ गई, रुकावट बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर है? अगर लेंथ बढ़ गई तो सेम कंडक्टर में जो है आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अब बताओ बात समझ में आएगी आपको? चलिए इसके बाद अब इसी को देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको हमने देखा, अब हमने इसको पकड़ के अब इसको लेंथ को नहीं बढ़ाया, इस वाले को अब आप पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। इस वाले पर अब आपको ध्यान नहीं देना है। हमने इसको पकड़ के, पहले वाले को पकड़ के इसको ऐसा मोटा बना दिया, इसकी लेंथ को नहीं बढ़ाया। तो हमने कहा कि अब ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, इसकी लेंथ को नहीं बढ़ाया, हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा कि चार्जेस तो इसके अंदर उतने ही थे, अब इन चार्जेस को अगर मान लो अब ये चार्ज यहां से लेके यहां तक जाना चाहता है, इस एंड तक, तो अब बताओ अब इसके रास्ते में ये रुकावट ज्यादा होगी या ये वाली नीचे वाली? तो क्या बोलोगे? नीचे वाली रुकावट कम होगी। थर्ड वाले केस में ये चार्ज अगर यहां से लेके यहां तक जाना चाहता है तो उसके रास्ते में रुकावट कम होगी। लेट्स हमने कितना कहा? हमने कहा इसकी रुकावट हुई 2 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या बढ़ा दिया इसका? तो हमने बढ़ा दिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास ये एक पाइप है, ठीक है ना, सामने से देखने पे जो फेस आपको, जो एरिया आपको दिखाई देता है, सामने से देखने पे जो एरिया आपको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो हमने क्या बढ़ा दिया इसका? हमने बढ़ा दिया इसका डायमीटर, हमने बढ़ा दिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से इसके रास्ते की रुकावट कम हुई या बढ़ गई? इसके रास्ते की मुश्किलें कम हुई या बढ़ गई? तो क्या बोलोगे? मुश्किलें इसकी कम हो गई। तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है एरिया पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो, चलिए भाई, तो ये चीज हो जाएगी अपनी, इसको नोट कर लो। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट लिखने हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये आपका पहला फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है ना। कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को? कि रेजिस्टेंस आपकी लेंथ पर डिपेंड करती है, पहला पॉइंट। रेजिस्टेंस आपकी एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे, ये एरिया नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट पे लिखना कि रेजिस्टेंस और किन चीजों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस और किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो यहां पे नोट करें कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस थर्ड पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। नोट कर लो रेजिस्टेंस थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। ये भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी के बढ़ जाने से चार्जेस में कोलिजन होगा तो फिर रेजिस्टेंस, तो मतलब रास्ते में रुकावट बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप लिखना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक और चीज, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर also depends on resistance of a conductor also depends on nature of material। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल के किस तरह का मटेरियल है उस पे भी डिपेंड करने वाला है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो है सिल्वर है, क्या? सिल्वर, ठीक है। और मेरे पास, चलो मान लीजिए मैंने ये कहा है मेरे पास सिल्वर है, ठीक है, और मेरे पास जो है एक दूसरे टाइप का मटेरियल है। जैसे मान लो मैं ले लिया ये नाइक्रोम, क्या ले लिया? नाइक्रोम, ठीक है। अब सिल्वर के पास क्या होते हैं? सिल्वर के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? सिल्वर के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मोशन करने लगते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने लगते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम ऐसा मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होते, जिसके पास सिल्वर के जितने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट बनता है ना, तो जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें करंट जो है कम बनेगा। करंट कम बनने का मतलब क्या? रेजिस्टेंस ज्यादा। करंट कम
तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखो ना, आपने पढ़ लिया ना, B/I इज इक्वल टू R। देखो डायरेक्ट आपस में कैसे हैं, बोले इनवर्स है, ठीक है ना। समझ गए ना, बात समझ गए मेरी। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब समझ लो कि जैसे मान लो कोई मटेरियल अगर अलग है तो उसमें जो है ना रेजिस्टेंस अलग होगी, अगर कोई मटेरियल दूसरा है तो उसमें रेजिस्टेंस दूसरी होगी। आयरन में रेजिस्टेंस कुछ और होगी, कॉपर में रेजिस्टेंस कुछ और होगी, सिल्वर में रेजिस्टेंस कुछ और होगी। इतनी बात ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। एक चीज और जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, ठीक है ना। नाउ हेडिंग बनाओ रेजिस्टिविटी। क्या हेडिंग बनाओ? रेजिस्टिविटी हेडिंग बनाओ। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। कभी भी कंफ्यूजन में आ जाओ तो कमेंट सेक्शन भर के चले जाना, आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग बनाओ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ठीक, देखो रेजिस्टिविटी को पढ़ने से पहले आप छोटी चीजें पहले कुछ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं इसको बिठा दूं, 1 मिनट का टाइम दो। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे, जहां तक आपने लिख लिया इसमें लिखना कि जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा L/A, मिल जाएगा इतना। इसके बाद आप देखते हैं कि ये आपको मिल गया ना, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। तो रो L/A, रो L/A। नाउ इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तब आएगा रो L/A, इसको बोलते हैं RHO रो, ठीक है। तो यहां से ये रो क्या है, आप यहां पे लिखेंगे हियर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। जैसे हमने ओम्स लॉ में पहली बार रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था ना, ऐसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में हमने किसको डिफाइन किया? रेजिस्टिविटी को, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला जो हो जाता है वो होता है RA/L, ठीक है। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पे लिखना कि रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ, लिखिए यहां पे रेजिस्टिविटी, इट इज resistance of a conductor, it is resistance of a conductor having length 1 unit and area of cross section also 1 unit स्क्वायर, ठीक है ना। देखो बात को समझने की कोशिश करना कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को ही कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? बोला रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कितने वायर की रेजिस्टेंस है? जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, या फिर मैं इसी को बोल देता हूं 1 यूनिट स्क्वायर हो, 1 यूनिट बोल देते, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये पूरा वायर मेरे पास है, इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो जब भी मैं पूरे वायर की बात करूंगा तो वो रेजिस्टेंस होगी, क्या होगी? रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इसी वायर की, जैसे मान लो इस वायर की लेंथ है 9 मीटर, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसकी जितनी भी जो है रेजिस्टेंस हो मैं उसको रेजिस्टेंस बोलूंगा, जितनी भी रुकावट हो मैं उसको रेजिस्टेंस बोलूंगा। लेकिन इसी वायर का अगर मैं 1 मीटर ले लूं, 9 मीटर है ना, तो मुझे 9 मीटर से मतलब नहीं है, मुझे सिंपल 1 मीटर से मतलब है। इस वायर का 1 मीटर लेंथ और इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उसको बोलूंगा रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। मतलब ये वही बात हो गई कि पूरे को आपने रेजिस्टेंस बोला, पूरी रुकावट को आपने रेजिस्टेंस बोला, लेकिन 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उसको मैं रेजिस्टिविटी बोलूंगा। जरूरी नहीं है कि यहां पर मीटर ही लिखा हो, तभी तो हमने बोला कि यूनिट कोई भी यूनिट हो सकती है, भले ही 1 सेंटीमीटर लेंथ हो जाए और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको बात समझ में आ गई, कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। भाई रेजिस्टेंस जब भी मैं कहता हूं तो पूरे वायर की रुकावट की बात की जाती है, लेकिन रेजिस्टिविटी जब भी मैं कहता हूं तो उसी वायर के 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो भी रुकावट होगी उसको मैं बोलता हूं रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो आप यहां पे लिखेंगे ये किस पे डिपेंड करती है?
इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये किस टाइप का मटेरियल है इस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा चार्जेस होते हैं, बंधे हुए मतलब टाइटली बाउंड चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस नहीं होते, तो फिर जो है ना हम उनको बोलते हैं कि ये जो है ना इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रुकावट ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, क्या गुड कंडक्टर, या फिर मैं बोलूँ मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है, मेटल्स की रेजिस्टिविटी हमेशा कम होती है अलॉयज की कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? अलॉयज की कंपैरिजन में। ठीक है, अलॉयज की रेजिस्टिविटी मतलब अलॉय की रुकावट ज़्यादा होती है जबकि मेटल की रुकावट कम होती है। और सबसे ज़्यादा रुकावट किसकी होती है? वो होती है आपकी इंसुलेटर की। इंसुलेटर को हम बेल्ट कंडक्टर, पुअर कंडक्टर भी कहते हैं। इनकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कुछ बातें हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ओम्स लॉ समझ में आना चाहिए आपको। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आपको कमेंट करना है। इसके साथ साथ आपको जो चैनल है अभिषेक साहू प्रो, वहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेगी एग्जाम टाइप पर, एकदम छोटे वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपका रिवीजन शानदार तरीके से, छोटे तरीके से होता रहेगा। तो बस एक ही बातें कहूंगा कि कमेंट करके बताना पॉसिबल अगर आपके लिए, तो अभिषेक साहू प्रो को भी सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर कर लेंगे। यूट्यूब पर सर्च करना अभिषेक साहू प्रो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल की जरा भी टेंशन मत लेना, ज्यादा बस एक ही बात कहूंगा, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।